नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये घटना चक्र का महासंग्राम का सीरीज चल रहा है। इसमें हम आज जो चर्चा करने वाले हैं ये ज्योग्राफी का चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी जो है दो पार्ट में बटा हुआ बीपीएससी प्रीलिम्स में। एक जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा जो है इंडियन ज्योग्राफी। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल पर अब तक जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके व्याख्या सहित आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां से आपका 40 से 50% क्वेश्चन जो होता है कहीं ना कहीं रिपीटेड होता है। अगर अगली बार नहीं भी हो तो कम से कम 30% तो जरूरी होगा। और अगर क्वेश्चन यहां से पूछा और अगर आपने नहीं बताया तो यह बहुत बड़ी गलती है, यानी कि आपने समय का उपयोग नहीं किया। तो दोस्तों चलिए आज का सीरीज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। और यहां पे ध्यान रखिएगा ये जो है जिस साल पूछा जाता है वहां लिखा जाता है। तो इसमें जो है सिंपल इतना आपको याद रखना कि सबसे अधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में है, बस इतना आपको ध्यान रखना। और दूसरा जो है अरुणाचल प्रदेश में। अगर मिलान करने दे तो आसानी से आप इसको बता सकिएगा। देखिए सब कुछ पढ़ने का नहीं है क्योंकि आपका मेमोरी जो है अनलिमिटेड है, ये सच है, हम भी मानते हैं। लेकिन समय के साथ में जितनी डाटा आपके दिमाग के अंदर गया है उसको सही समय पे निकलना भी तो जरूरी है ना। तो उतना ही डालिए जितना वो सही तरीके से निकल सके। ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा निकाल दिए तो समय आने के बाद में वो चीज नहीं निकल के बाहर आ रहा है जिसकी हमें जरूरत है। तो ऐसे कंडीशन में लिमिटेड पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए उसमें 100% दीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी पे। आइए इसकी चर्चा करते हैं। नीलगिरी पहाड़ी जो है भारतीय प्रायद्वीपीय के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु है। अब नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई जो है, इसकी यहां पे जो सबसे सर्वाधिक ऊंची है वो है दोदा बेटा, लगभग 2637 मीटर ऊंचा है। अब देखिए यहां पे दो तीन पॉइंट है जो आपको दिमाग में याद रखना है। अब देखिए नीलगिरी है, नील मतलब क्या होता है, नीला, यानी ब्लू, यानी कि इसको जो है हम क्या कहा जाता है, ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। अब अगर नील किसको ब्लू माउंटेन इनमें से कहा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से बता दीजिएगा। कुछ ऐसा क्लू लगाइए, कुछ ऐसा दिमाग लगाइए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है ना ज्यादा रटने का नहीं है, ज्यादा समझने का नहीं है, बल्कि इसी तरीके से अपने दिमाग में जो है ट्रिकी रूप से उसको डाल लीजिए जिससे कि जब एग्जाम आए तो आसानी से विदाउट कंफ्यूजन वो डाटा बाहर निकल सके। एक तो ये हुआ। दूसरा हुआ कि नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों को जो है एक साथ एक मिलन बिंदु है। नीलगिरी जो है वो क्या है, पूर्वी और पश्चिमी में नील की खेती होती थी। बस ऐसे करके समझ लीजिए, हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है देखिए दो बार, 2008 में भी पूछा गया, 2011 में भी पूछा गया है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य अगर देखें तो सबसे पहला जो होगा वो राजस्थान होगा, दूसरा मध्य प्रदेश होगा और तीसरा महाराष्ट्र होगा। तो आपको इसमें जो है तीनों तो याद नहीं रह पाइएगा। तो ऐसे में इस तरीके से समझिए कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल होगा वो कहां होगा, मरुस्थल में है। मरुस्थल कहां, राजस्थान में है। तो एक तो ये समझ में आ जाएगा। और दूसरा जो है मध्य प्रदेश है क्योंकि चंबल है, चंबल की। बस याद करने का आप जैसे याद कर सकते हो आपके ऊपर है। मुझे जैसे लगता है कि आपके दिमाग में याद करके रख सकता हूं वो मैं बता रहा हूं। मतलब क्या है कि एक तरीके से देखिए जहां क्या है पूरी तरीके से बालू बालू एकदम मरुभूमि है, और दूसरा जो है चंबल की घाटी है, वहां भी कुछ नहीं होती है। मतलब क्या है, यही दो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े। तीसरा ऐसे ही पता चल जाएगा, ऑप्शन से आप पकड़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखते हैं तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है ये 13वां चला जाता है। पहले 12 था, अब जो है तेलंगाना बन जाने के बाद 2014 के बाद इसके बाद ये 13वां स्थान पे पहुंच चुका 12 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहां से केंद्रित हैं।
द्रवियन प्रजाति। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दक्षिण भारत। अब देखिए इसको कैसे मैं आपको याद करवाता हूं। राहुल द्रविड़ का नाम जानते होंगे सारे लोग, वॉल ऑफ क्रिकेट कहा जाता है राहुल द्रविड़ को। अब द्रविड़ कहां से था? ये दक्षिण भारत से था, ये तो क्लियर हो रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में आए तो आराम से आप बता सकते हैं दक्षिण भारत। बोलिए कभी भी क्या रटने की जरूरत है क्या? कहां रटिएगा, ऐसे भी होता तो है दक्षिण भारत ही। द्रविड़ जो लोग होते हैं वो दक्षिण भारत के ही होते हैं, वो मैं जानता हूं, लेकिन आप नहीं जानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना है। अच्छा राहुल द्रविड़ यानी दक्षिण से है तो दक्षिण होगा। क्लियर? द्रविड़ियन प्रजाति का मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित हैं। वे द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित हैं। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग जो है मध्य भारत और दक्षिण पूर्व भारत में भी कहीं कहीं बिखरे हुए हैं, लेकिन मेन रूप से ये दक्षिण भारत में ही निवास करते हैं। तो अगर द्रविड़ियन प्रजाति पूछेगा कहां से केंद्रित है मुख्य रूप से, तो आपको बताना होगा कि ये दक्षिण भारत में केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा में। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। इन सारी जगहों पे कहां कहां, तो ध्यान रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, ये सारे के सारे जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना तो कम से कम आपको याद होना चाहिए और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हरियाणा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखते हैं। भील जाति कहां पाई जाती है? तो जाहिर सी बात है जब हम आपको बताते हैं तो क्या कहते हैं, जाति और जनजाति अगर चर्चा में करेंट में रह गया तो समझ लीजिए कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछने वाला है। और तब आप कहते हैं कि सुजीत सर कैसे आपको पता चलता है ये वाला न्यूज इंपॉर्टेंट है? यहीं से तो पता चलता है। यही तो सबसे बड़ा जो है ये ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा महासंग्राम है, सबसे बड़ा सिलेबस है। यही तो क्वेश्चन से ही तो पता चलता है कि किस टाइप से क्वेश्चन कौन से साल में पूछा गया, यानी कहीं ना कहीं वो चर्चा का विषय बना है, तब आयोग उस क्वेश्चन को उठा के आपके पास में रख दिया है। अलग बात है हम गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भील जाति कहां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। 2008 का क्वेश्चन पूछा गया है। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान में पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र ऑप्शन में है, तो सही आंसर जो होगा वो महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाती है? यानी कि अलकनंदा और भागीरथी कहां दोनों एक साथ मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और महारथी दोनों जब एक साथ मिलती है, भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग में मिलती है, तो यहीं से गंगा ये बनके निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पीसीएस में पूछा जाता है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है देवप्रयाग, और यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। इसी संगम में स्थल के बाद में नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, और देवप्रयाग उत्तराखंड में पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को। यानी भारत में यरलुंग जंगबो जियांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो यानी तिब्बत में, इसको तिब्बत में जो है यही ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से जाना जाता है। बंगाल में जब ये नदी पहुंचती है तो जमुना के नाम से जाना था। और बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। एक तो आपको पता चल गया कि भारत में यरलुंग जंगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत पहुंचती है तो इसका नाम सांगपो हो जाता है, और जब बंगाल पहुंचती है यानी बांग्लादेश तो इसका नाम जमुना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तेल नदी यानी कि महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। महानदी कहां? तो सीधे अब चले जाइएगा उड़ीसा में। महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, और यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रभावित होती है, मतलब क्या फैली हुई है, और यह उड़ीसा राज्य के प्रमुख नदी में से एक मानी जाती है। महानदी की अन्य सहायक नदियां जो है वो है शिवनाथ, जोंक, हंदगो, ईब, माट। दोस्तों यहां एक बात मैं जरूर बताता हूं कि अगर आप लोग मुझे मानते हैं तो प्लीज हमारी बात को मानिए, मुझे मानिए या ना मानिए, लेकिन जो मैं बात बोलता हूं ना एकदम 100%
पूरी तरीके से एकदम प्रैक्टिकल बातें बोलता हूं, किसी भी तरीके के इधर उधर की कोई बातें नहीं। तो जब भी ये ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हैं, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट किए हैं, तो अपने टेबल के पास में जरूर मैप को रखिए। प्लीज एक बार मैप के थ्रू हमारे साथ पढ़िएगा ना, तो गारंटी बताता हूं आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप कहिएगा कि हाँ सुजीत सर मजा आ गया पढ़ने में। प्लीज मैप को आगे निकालिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है, कहां तक जा रही है, और क्वेश्चन में किस तरीके से आयोग कनेक्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आंसर मैं बता रहा हूं। ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्ण रेखा तथा ब्रह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आप बंगाल की खाड़ी जाइए मैप में, और बंगाल की खाड़ी में जाके इन सारी नदियों को देखिए, क्या वाकई में सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही है? और अगर गिर रही है तो आंसर सही है, और अगर गिर नहीं रही है तो क्यों नहीं गिर रही है? तो ये चीज आपको तब पता चलेगा जब एक बार मैप देखिएगा। समय लगेगा, नो डाउट, मैं नहीं कहता हूं नहीं समय लगेगा, लेकिन यहां अगर समय लगाइएगा तो ये समय आपको रिजल्ट देगा, आपको सक्सेस बनाएगा। सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? अब आपको ऑप्शन, जैसे ही आपका क्वेश्चन दिया रहे कि नहीं है, तो सबसे पहले नहीं को सर्किल कर दीजिए। मैं हर बार बोल रहा हूं वीडियो में, क्योंकि नहीं जो है ना ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। अगर दूसरी बार में दूसरे क्वेश्चन में चले गए और लौट के जब इस पे आइएगा तो नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा और गलत हो जाएगा, और सिलेक्शन एक एक नंबर से रुकता है। अब देखिए कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर ऑप्शन में है, भागलपुर है, उसके बाद उत्तरकाशी है, उसके बाद जो है कानपुर। तो फतेहपुर में भी है, भागलपुर में भी है, और कानपुर भी है, वो गंगा नदी के साथ स्थित है। लेकिन उत्तरकाशी जो है वो गंगा नदी के साथ स्थित नहीं है, क्योंकि गंगा की प्रधान शाखा जो है भागीरथी है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक से निकलती है, और देवप्रयाग से भागीरथी अलकनंदा के संगम से यहीं से गंगा का निर्माण होता है। अभी जस्ट ऊपर भी बता रहे थे, उत्तरकाशी का संबंध जो है भागीरथी से न कि गंगा से है। उत्तरकाशी जो है वो भागीरथी से संबंध रखता है, न कि गंगा से, क्योंकि वहां भागीरथी होती है उत्तरकाशी में। तो और फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेह। लेह जो है भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। लेह यह भारत के सबसे शुष्क स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है अमृतसर एवं शिमला। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है भाई? एक ही अक्षांश पे अमृतसर भी रखा हुआ है और एक ही अक्षांश पे शिमला भी बैठा हुआ है, लेकिन इनके दोनों में जलवायु में विभिन्नता है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी सीधी सी वजह है इनकी ऊंचाई में भिन्नता है। जहां अमृतसर नीचे है वहीं शिमला ऊंचा है, तो जिसकी वजह से जो है इसकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। बस इतना ही, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। यानी कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता के कारण इनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 768 फीट है, जबकि शिमला से समुद्र तल की ऊंचाई 7866 फीट है। क्षोभ मंडल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है? तापमान में गिरावट, मतलब जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल के पास जाते जाइएगा वैसे वैसे तापमान क्या होगा? आपका नीचे गिरता जाएगा, और यही वजह होता है कि शिमला का तापमान क्या होता है? कम होता है, और अमृतसर का तापमान ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि शिमला जो होता है वो क्षोभ मंडल के करीब धीरे धीरे ऊंचाई के साथ बढ़ते जाता और ये कम रहता। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहां पे? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। मौसम विभाग के अनुसार से 2014 के आंकड़े के अनुसार में दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के कुल वर्षा जो होता है वो 90% का हिस्सा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा दक्षिण और पश्चिम। अगर दक्षिण पश्चिम यहां पे दिखा दूं मैप में तो क्या होगा? आपका ये पोर्शन क्या है? दक्षिण है, और ये क्या है? ये पश्चिम है, और ये क्या है? पूर्व है। यानी ये वाला रीजन ध्यान रखिएगा, ये वाला रीजन जो होता है यहां से जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दोमट यानी कि लोम, मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका सही आंसर जो होगा, सभी प्रकार के बालू के भी कण मिलते हैं, चिकना का भी कण मिलता है, पांचू भी कण मिलता है, यानी सभी प्रकार के दोमट मिट्टी में कण मिलते हैं। अब आइए एक एक करके थोड़ा सा चर्चा करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए मिट्टी। अब मिट्टी से क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया है। दोमट मिट्टी जिसको कहते हैं लोम सॉइल, 40% बालू के कण होते हैं इसमें, 40% मृतिका कण होती है, 20% गाद के कण पाए जाते हैं, और इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वो आपका सही होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधे को जो है सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में पौधे को भरपूर मात्रा में पानी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी कहते हैं ना, अगर यहां याद रखने के लिए कोशिश समझिए कैसे किया जाए कि पौधे को सबसे ज्यादा जो पानी कहां मिलेगी, ऑप्शन अगर दे देगा तो क्या कर सकते हैं? तो चिकनी, मतलब जहां चिकना है यानी क्या है, वहां मजेदार है। बस एक को ट्रिक यूज कर लीजिए, चिकना है मतलब बहुत बढ़िया है, मतलब क्या, जिस भी तरीके से आप ट्रिक आजमा लीजिए और इसी तरीके से आपको ध्यान रखना। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए पौधे का सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी जल को ज्यादा अवशोषित करती है, और यही वजह होता है कि चिकनी मिट्टी में जो पौधे होते हैं उन्हें भरपूर मात्रा में जल मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% कम गाद होता है, 50% मृतिका होती है, बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है, और इसमें वायु का आगमन जो होता है वो कम होता है, जिससे कि जल क्रांति शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित नहर प्रणाली में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से ही बिहार में सिंचाई अधिक से अधिक मात्रा में होती है। आइए देखते हैं इसके विकल्प के अनुसार। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, और यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। ध्यान रखिएगा, गंडक के बाएं तट से निकाली गई है, और यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगर आपको मैप इस तरीके से बताऊं और कहूं कि पश्चिम चंपारण कहां, तो क्या बताइएगा? पश्चिम चंपारण यहां है, ये वाला रीजन पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो ये पश्चिम चंपारण जो कि कहां है, आपका यूपी से कनेक्टेड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनना है। अब ऑप्शन आपके पास में, आंसर के पास में हम चलते हैं। इनमें से चारों ऑप्शन सही होगा, यानी कि उच्च उत्पादन देने वाली किस्म का बीज का यहां पे प्रयोग किया गया था हरित क्रांति में, एक। दूसरा सिंचाई का अधिक प्रयोग किया गया था, तीसरा जो है ग्रामीण विद्युतीकरण किया गया था, चौथा जो है ग्रामीण सड़कों का विपणन किया गया था, तभी हरित क्रांति जो है सफल हुई थी। अब भारत में 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरकों, सिंचाई, अन्य तकनीकों को बढ़ावा देना, जैसे कि ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादन के बाजार तक पहुंचने में सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना है, हरित क्रांति के नाम से ही जाना जाता। और हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक जो थे उस टाइम में विद्यमान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे है? इंद्रधनुषीय का कार्यक्रम का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी से ही इंद्रधनुषीय क्रांति संबंधित है। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, और इस नई नीति के तहत इंद्रधनुष क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल कर दिया गया, किसी को प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से इसमें जो है सबको शामिल किया गया इंद्रधनुष कार्यक्रम में। अब इसमें जो है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खाद्य श्रृंखला की क्रांति, यानी सारी की सारी क्रांति जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से इसमें इंद्रधनुषीय कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली क्रांति का संबंध है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज्यादातर स्टूडेंट इसको कोयला मार के आते हैं, कोयला उत्पादन काली क्रांति से, जबकि गलत है। कच्चा तेल उत्पादन होगा काली क्रांति में, याद रखिएगा। आज मैं बता देता हूं और मुझे विश्वास है जब आप एग्जाम में बैठिएगा और अगर ये क्वेश्चन आयोग दे दिया तो गारंटी आप फिर से गलत करके चलाइएगा। तो इसको ट्रिक में बताता हूं कि कैसे याद रखा जाए। काली क्रांति, काली कोयला भी है और दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो कच्चा तेल भी उसी तरीके से है। अब काली है तो मुख्य रूप से काली ज्यादा कोयला है, कच्चा तेल काली नहीं होती है उतनी जितनी कोयला काली होती है। तो जो काली है वो कोयला कभी हो नहीं सकती है। और काली क्रांति का मतलब है लिक्विड,
ध्यान रखिएगा, काली क्रांति लिक्विड, और कोयला जो है किसी भी हालत में लिक्विड नहीं है, वो सॉलिड है। तो इस तरीके से अगर याद करने की कोशिश कीजिएगा तो जब भी आपके पास में आ जाए कि काली क्रांति किससे संबंधित है तो आपको बोलना होगा काली क्रांति का मतलब लिक्विड और लिक्विड का मतलब तेल, कच्चा तेल। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब एक एक को बताते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है प्याज से। प्याज का कलर क्या होता? गुलाबी तरीके का होता, तो प्याज का गुलाबी हो गया, याद हुआ। अन्य प्रमुख क्रांतियों उनके उत्पादन इस प्रकार है, जैसे क्या? काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से है, अभी जस्ट बता दिया। नीली क्रांति जो है मत्स्य से है। नीली क्रांति मत्स्य से मतलब क्या हुआ कि नीले को मत्स्य से कैसे याद करवाइएगा आप हमको? ऐसे याद करवाऊंगा, क्योंकि नीला मतलब अगर पानी को देखिएगा, समुद्र को देखिएगा तो आपको नीला प्रतीत होगा। कभी कैमरे में कैद कीजिए तो पानी पूरी तरीके से नीला प्रतीत होगा। तो नीला अगर समुद्र है तो समुद्र में ही तो मछली होगी, और यानी नीली क्रांति होगी तो मछली से संबंधित होगी। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति, खाद्य उत्पादन से। हरित तो जानते ही हैं, खाद्य उत्पादन से होगा। लाल क्रांति जो होगा मांस और टमाटर, क्योंकि मांस भी लाल होता है और टमाटर भी लाल होता है। तो यानी कि जब भी लाल क्रांति पूछे तो मांस और टमाटर दोनों को इंक्लूड कर देना है। अब बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो एक चीज दिमाग रखना है कि अगर दोनों ऑप्शन दिया तो कभी भी लाल नहीं मारना है और कभी भी किसी भी हालत में ना टमाटर मारना ना मांस मारना, बल्कि ई ऑप्शन, इनमें से दोनों या दो से अधिक मारना। इसको थोड़ा सा यूज करना दिमाग में। पीली क्रांति, यानी कि पीली क्रांति किससे होगा? तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से। आज भी देख लीजिए पीला पीला फूल किसमें होता है? वो सरसों का देख लीजिए। तो वहां से तो इस तरीके से याद रखिए। क्या अब अगर कोई क्रांति का क्वेश्चन पूछा आपसे तो क्या गलत होगा? कभी नहीं गलत होगा। बस एक बार ध्यान से एक दो बार सुन लीजिए, दिमाग में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आपके स्क्रीन पे दिखाते हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए क्या इसका सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न काल के दौरान अगर देखा जाए तो 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य में जो थे वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा थे। लेकिन 2015-16 के रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 3 उत्पादक राज्यों में से उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश आ गया है, उसके बाद पंजाब आ गया बीच में, लेकिन जो टॉप में है अभी भी उत्तर प्रदेश शामिल है। अब यहां पे आपको एक चीज करना होगा, क्योंकि सब काम हम लेकिन थोड़ा सा काम आपको करवाएंगे जरूर। एक बार जो है गूगल को खोलना है और इस टाइम में 2019 और 20 में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में हुआ, प्लीज आपसे हाथ जोड़ता हूं, एक बार आप सर्च जरूर कर लीजिए। इतना तो कम से कम कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में याद हो जाए, वरना पुराना डाटा याद रहेगा और क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ तो फिर आपका गलत हो जाएगा। फिर आप कहिएगा सर आप तो वही बताए थे ना। थोड़ा सा काम आप भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होती है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार और उत्तर प्रदेश। 2014-15 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो गन्ना उत्पादन में 7 राज्यों के क्रम इस प्रकार है। पहला जो है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, गुजरात, बिहार और हरियाणा है। अतः विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। चलिए अब जो है इसका डाटा थोड़ा बदल गया होगा, एक बार जाके इसका भी डाटा प्लीज देख लीजिए। नेक्स्ट जो है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ये तो आपको याद ही होगा, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में हो रहा है, एकमात्र राज्य है वहीं पे ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ज्वार। आर्थिक समीक्षा ये 2016 का है, एक बार इसका जो है ध्यान रखिएगा, पुराना डाटा। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत के जो प्रमुख फसल हैं वो इस प्रकार से प्रदर्शित करता है। खाद्यान्न फसल या कहे तो खाद्य फसल, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दलहन। दूसरा जो है गैर खाद्यान्न फसलें, जिसमें क्या आती है? तिलहन, मूंगफली, रेपसीड, सरसों, और रेशेदार में कपास, जूट, मेस्ता, और बागानी फसलों में चाय, कॉफी, रबर, और अन्य में जो है गन्ना और तंबाकू आता है। अब देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन पूछता है। एक बार प्लीज इसको रुक के समझ लीजिए। एक बार मैं ही आपको बताता हूं, खाद्यान्न फसलों कहें या खाद्य फसल कहें, इसमें चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज आता है और दलहन।
गैर खाद्यान्न फसलों में क्या आ जाएगा आपका? तिलहन, दलहन नहीं आएगा, तिलहन आएगा, मूंगफली आएगा, रेपसीड आएगा, सरसों आएगा। और रेशेदार में अगर देखिएगा तो कपास आएगा, जूट आएगा और मेस्ता आएगा। बगानी में देखिएगा तो चाय, कॉफी और रबर आ जाएगा। और अन्न में गन्ना, तंबाकू। तो इनमें से अन्न किसमें है? तो गन्ना तंबाकू वाला जरूर देने की कोशिश करेगा और आपको लपेट लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर, भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत में लौह अयस्क यानी कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से संपन्न राज्यों के प्रमुख जो है इस प्रकार है: कर्नाटक एक, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़। और हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में उड़ीसा जो है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा आदि तथा मैग्नेटाइट की बहुलता वाले राज्य जो हैं वो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गोवा है और अन्य राज्य जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित लौह अयस्क में बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो इसका सही आंसर होगा हेमेटाइट का। बेलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ के दंतवाड़े जिले में स्थित है, दंतवाड़े में, छत्तीसगढ़ के। यहां पर जो है हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। और हेमेटाइट जो होता है उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है। तो अब आज याद रख लीजिएगा, हेमेटाइट का मतलब होता है उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क। मतलब क्या? जो सबसे कीमती, सबसे महंगा, सबसे मजबूत लोहा होता है वो हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है और यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, झारखंड में कोयला की खान स्थित है। कहां पे झारखंड में कोयला की खान स्थित है? तो झड़िया में। याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन ये पूछता है कि झड़िया जो है वो कोयले के क्षेत्र में झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। और देश में अधिकांश कोकिंग कोयला, ध्यान रखिएगा, कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पे है। जबकि जमशेदपुर मुख्य रूप से इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इस बार जमशेदपुर का जो है 2019 में 100 साल पूरा हो गया है। तो चर्चा का विषय है, हम लोग करंट का जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी जमशेदपुर बताएं, आप वहां जाके देख सकते हैं। लोहरदगा बॉक्साइट के लिए क्या है? उत्पादन के लिए है। और रांची भारी मशीन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है? अभी जस्ट बताया हूं, कोयला। नेक्स्ट है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पे विचार कीजिए। आपको विचार करना है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? निम्न कोटि के कोयले एवं कोयला संचालन में बाधन। दूसरी बात है, इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है, धुलाई संघन के उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। और चौथा, कोयले संचालन की कीमत। तो इसका चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। दोस्तों आज का सेशन जो है हम लोग यही रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाने के बाद में थोड़ी सी आप लोग की शिकायत आ जाती है कि सर आप एक एक घंटे का जो वीडियो बनाते हो ना वो थोड़ा सा नहीं चल पाता। प्लीज कम से कम हाफ एन आवर का वीडियो बनाया कीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी भी पूरी ताकत के साथ में रहती है, मजा पढ़ने में भी आता है, सुनने में भी आता है और सारी चीजें अंदर जाता भी है। आजकल लॉकडाउन की वजह से डाटा की भी कमी होती है, तो ऐसे कंडीशन में प्लीज सर छोटा छोटा बनाइए, 2-3 बनाइए, लेकिन एक बड़ा ना बनाइए। तो आपका हम ख्याल जरूर रखते हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है जब तक आप नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान आपसे है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ में अगर हो सके तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जैसे आज अभी इस वक्त आपकी जिंदगी बेहतरीन हुई, मजा आ गया ज्योग्राफी पढ़ के, लगा कि यार ज्योग्राफी तो बच्चों का खेल है, खाम परेशान होते रहते हैं, शायद आपके शेयर कर देने के बाद किसी और की जिंदगी भी यही लगेगी वाकई में ज्योग्राफी बच्चों का खेल है। थैंक यू, नमस्कार।